इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली होती क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ से जनरेट होती हैं उसका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। फॉर ए रीजन वेयर देयर इज नो चार्जेस एंड कंडक्शन करंट फैराडेज एंड एम्पियर लॉ टेक द सिमेट्रिकल फॉर्म, यानी कि इनका रिलेशन है फैराडे और एम्पियर लॉ से, ठीक है। क्योंकि अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सेम रोल होता है। तो जैसे ये हमने लिखा है, ये देखो, ये अपना फैराडेज लॉ की एक फॉर्म है, ठीक है। वैसे ये इक्वेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ये हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन इक्वेशन थोड़ा सा नॉलेज के लिए हमने लिख दी है। ये आपकी जो ई डॉट डी एल है, ये एक्चुअली होता है क्या, वोल्टेज के बराबर होता है ना। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे ई डॉट डी एल इक्वल टू वी होता था, यानी कि डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही उसी की फॉर्म को हमने एडजस्ट किया हुआ है। और जो एक दूसरी इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से, तो ये देखो, ये अपनी जो दो इक्वेशंस हैं, पी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये भी इक्वेशन है। ये अपने एम्पियर सर्कुलर लॉ से डिराइव की है। इन्हें दोनों को मैक्सवेल की इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये हायर क्लासेज में आपको पढ़ने को मिलेंगी, आपके सिलेबस में फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दी है। It can also be shown that time-varying electric field produces space-varying magnetic field and time-varying magnetic field produces space-varying electric field। यानी कि ये देखा गया है कि जो आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि टाइम के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक दूसरे को ये जनरेट करते हैं डॉट, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये साथ साथ ट्रेवल भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सोर्सेज टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के सोर्सेज हैं, दोनों एक दूसरे को जनरेट करने में हेल्प करते हैं और साथ साथ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। Electromagnetic wave is the wave in which electric and magnetic field are perpendicular to each other। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और जो आपकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है उसके भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब डायग्राम देखेंगे हम, जैसे ये डायग्राम है हमारी, ये एक्स एक्सिस जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, यानी कि वेव आपकी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी। अब जैसे ये जो बनाई है, एक येलो है और एक कुछ कुछ वाइट टाइप की लाइन है, तो ये देखो, एक यहाँ पर नाम भी रखे हैं, ये देखो, जो ई नॉट है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, वो दे रहा है, ठीक है। जो आपकी ये लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वैसे ही ये जो येलो लाइन है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वाई एक्सिस के अलोंग ली है, और हमने जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के अलोंग ली है, ठीक है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ ट्रेवल करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ ही साथ ट्रेवल करता है, ठीक है। वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर साइमल्टेनियसली, देयरफॉर दे अटेन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो वेरिएशन होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि साथ ही साथ वेरी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर वेरी कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर इसका मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, सेम पॉइंट पर दोनों का मिनिमा भी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सेम पॉइंट पर मैक्सिमा भी दोनों का अलाई करता है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे ट्रेवल करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी, ये आपके सिलेबस में है। तो ये अपनी वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर साइमल्टेनियसली, देयरफॉर दे अटेन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी वेरिएशन साइमल्टेनियसली होता है और इसी कारण जो आपका इनका मैक्सिमा है और मिनिमा है सेम प्लेस और सेम टाइम पर ऑकर करता है, ठीक है। द
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो आपकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो सेकेंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एंड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर वेव प्रोपगेट कर रही है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। The electric field vector E and magnetic field vector B are related by C equal to E naught upon B naught, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो C है, C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। E नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है और B नॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि E नॉट अपॉन B नॉट जब हम करते हैं तो वो C के इक्वल आता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है ये चीज। अब ये देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B आर रिलेटेड बाय C इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट, वेयर E नॉट एंड B नॉट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। C है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है और E नॉट अपॉन B नॉट जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। जो इसकी अगर वेलोसिटी की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की बात अगर हम करें, तो वो C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखना है। ये C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं, छोटे छोटे से फार्मूले, जैसे हमने पहले बताया था, C इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट होता है और C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये 2-3 फार्मूले हैं, इनसे आपका हो जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मेटीरियल मीडियम। जो आपका मेटीरियल का मीडियम है उसमें क्या होगा, जो यहाँ पर न्यू और एप्सिलॉन ले रहे हैं वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर था न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस में था। अब वैसे ही न्यू और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है। मटेरियल मीडियम की जो आपकी परमिटिविटी है वो यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, जब अपनी वेव आपस में टकराती हैं तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है। वेव को जब टकराते हैं तो होता क्या, एक्चुअली जहाँ पर मैक्सिमा होता है और जहाँ पर मिनिमा होता है, दो वेव्स का मैक्सिमा अगर साथ साथ मिल जाएगा तो उसी रेंज में जो आपकी रिजल्टेंट वेव होगी उसका मैक्सिमा इंक्रीज कर सकता है। अगर एक वेव का मैक्सिमा मिल गया, दूसरे का मिनिमा मिल गया, तो क्या होगा कि आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यही कुछ प्रिंसिपल होते हैं सुपरपोजिशन के, तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे प्रोपेगेट थ्रू स्पेस। दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब स्पेस में प्रोपेगेट करती है तो उसमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ ट्रैवल करती हैं, तो जो आपकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो भी इक्वली डिवाइडेड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन दियर पाथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एनर्जी तो कैरी करती ही है और उसके साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करती है, ठीक है। जो आपके आप आगे पढ़ोगे, जो फोटॉन पार्टिकल होते हैं, जो वेव को हम डुअल नेचर में मान के चलते हैं, तो जो फोटॉन्स होते हैं वो आपको एक प्रकार का पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, शायद है वेव ऑप्टिक्स में, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम भी कैरी करती है। For discussion of optical effects of EM wave, more significance is given to electric field E and electric field is called light vector। यानी कि जैसे अभी हमने बताया था C इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपका सिग्निफिकेंस जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका सिग्निफिकेंटली रोल प्ले कर रहा है ऑप्टिकल फिनोमिना में। ऑप्टिकल फिनोमिना कैसे होते हैं, जैसा कि आपका लाइट ट्रेवल करती है तो दूसरे
मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सब ऑप्टिकल फिनोमिना में आते हैं। ठीक है, इनमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये ऑप्टिकल फिनोमिना को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ज़्यादा रोल होता है, तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ये तो क्लियर बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज which has non-zero acceleration can produce electromagnetic wave, यानी कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज है which has non-zero acceleration, जैसे चार्ज है हमने ऑसिलेट कराया है, मूव कराया इधर उधर, तो उससे भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, एक ऑसिलेटिंग चार्ज है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती है। ये थी कुछ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बोलोगे तो वैसे भी नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख लो, जैसे ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4। अब EM वेव है, रेंज ऑफ लेमडा यानी कि वेवलेंथ की रेंज है, रेंज ऑफ म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की रेंज है, सोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे किस सोर्स से जनरेट हो रही है और उसके यूज क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपका पहली वेव बात कर रहे हैं रेडियो वेव की। ठीक है, तो रेडियो वेव में देखो पहले जो आपका रेंज है, वेवलेंथ की रेंज है फ्यू किलोमीटर टू 0.3 mm होती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी रेडियो वेव होती है उसको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेंज में रखा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार के रेंज रखी है ना, जैसे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज से डिक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, जितनी भी थर्ड फोर्थ में जो भी हैं उनकी वेवलेंथ कुछ न कुछ डिक्रीज कर रही है पहले से। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। जहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम वेवलेंथ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वेव्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे जो ये वेव लिखी है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, लाइट वेव, विजुअल वेव है, ये सब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और इनको एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। ऑर्डर किस बेस पे हो सकता है हमारा, रेंज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो पहले जिसकी छोटी वेवलेंथ है उसे पहले रख दो, या फिर जिसकी बड़ी वेवलेंथ उसे पहले रख दो, या फिर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हो सकता है ऑर्डर। तो उस ऑर्डर में जब हम वेवलेंथ को अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें, जो रेडियो वेव है उसमें जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो फ्यू किलोमीटर से 0.3 मीटर तक की होती है। ठीक है, वेवलेंथ की रेंज यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेंज मानी जाती है रेडियो वेव में, तो फ्यू किलोमीटर से 0.3 मीटर तक है इसकी रेंज। अब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो a few hertz to 10 की पावर 9 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ तक इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। 10 की पावर 9 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की रेंज हो सकती है। ठीक है, अब बात करें इधर पे, ये देखो ये जो सोर्स है जो आपका जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उनके ऑसिलेशन से जो रेडियो वेव जनरेट होती है। ठीक है, अब यूज की बात करें तो इसमें रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका रोल प्ले होता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, वहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक है, अब माइक्रोवेव की बात करें तो 0.3 मीटर टू 10 की पावर -3 मीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज है, ये याद करनी पड़ेगी सब आपको। और फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10 की पावर 9 हर्ट्ज टू 3 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज। अब ये जनरेट कैसे होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, माइक्रोवेव का भी वही जनरेशन का सोर्स है जो आपका रेडियो वेव में था। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, रेडार और एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव ओवन, रेडार जो आपके समुद्र में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, और एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोई मॉलिक्यूल दिया है और नॉन मॉलिक्यूल
उसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है। अब माइक्रोवेव ओवन में भी इसका यूज होता है। किसी माइक्रोवेव ओवन जानते ही होगे जो आपको हीटिंग प्रोड्यूस करने का काम आता है, तो इन सब में माइक्रोवेव का यूज होता है। अब इंफ्रारेड वेव की बात करें तो इंफ्रारेड वेव की वेवलेंथ रेंज है 10⁻³ मीटर टू 7.8 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। अब ये सोर्स क्या है, जनरेट कैसे कैसे हो रही, मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज से जनरेट हो रही, ठीक है। इंफ्रारेड जो वेव है वो मॉलिक्यूल एंड हॉट बॉडीज से जनरेट होती है। जैसे हमारी हॉट बॉडी कहीं पर रखी है, आपकी जो सन है, सन से जो इंफ्रारेड रेज आती हैं वो एक प्रकार का जो हीटिंग हमें फील होती है वो इंफ्रारेड वेव्स की वजह से ही होती है, ठीक है। अब यूज की बात करें, इंडस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लाइट विजन डिवाइस, ग्रीन हाउस, रिवेलिंग सीक्रेट राइटिंग और एंशियंट वॉल्स, इन सब में हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है, ठीक है। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी यानी कि हम हॉट बॉडी, हॉट स्टार को पता कर लेते हैं उससे। नाइट विजन में कैमरा होते हैं ना, नाइट विजन कैमरा, उसमें क्या होता है कि जो अपने कोई इंसान है या फिर कोई जानवर है जो एक्चुअली अपने भी बॉडी वार्म ब्लडेड होते हैं ना अपने सब, तो उनसे भी इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। तो उनसे भी हम इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं कि रात में भी। ग्रीन हाउस, रिवीलिंग, सीक्रेट राइटिंग और एंशियंट वॉल, ये सब कुछ यूजेस हैं इंफ्रारेड वेव के, ठीक है। लाइट और विजुअल स्पेक्ट्रम, ये भी लाइट जो हमारी जो दिखाई पड़ रही है हमें या फिर जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वो भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होती है, 7.8 × 10⁻7 मीटर टू 3.8 × 10⁻7 मीटर वेवलेंथ की रेंज है। और 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज ये रेंज है हमारी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, जब इलेक्ट्रॉन हमारे एक्साइट होते हैं तो एक्साइट होने के बाद एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाते हैं। फिर जब वो एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होते हैं, यानी कि जब अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, तो जब एनर्जी वो लॉस करते हैं तो वो एनर्जी जो लॉस होती है वो लाइट के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका सोर्स है लाइट वेव का वो एटम्स और मॉलिक्यूल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड ये है, ठीक है। और यूज तो इसके जानते ही हैं हम सब, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विजन, फोटोग्राफी, इन सब में इनका यूज होता है, ठीक है। अब 5th नंबर पे जो आपकी ईएम वेव है वो है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे हम शॉर्ट में यूवी रेज भी बोलते हैं। इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 3.8 × 10⁻7 मीटर टू 6 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये वेवलेंथ की रेंज है। और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻17 हर्ट्ज, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है एक प्रकार से ये सारी वेवलेंथ अरेंज है। जैसे जो पहले की वेवलेंथ थी उनमें आपकी वेवलेंथ हमने बड़ी दिखाई थी, अब यहाँ पे वेवलेंथ घटती जा रही है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मामला होता है, ठीक है। वेवलेंथ घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो ये देखो रेंज अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट रेज की, तो जो आपकी रेंज है वो है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। अब इनका जो सोर्स है कि मतलब कहाँ से जनरेट हो रही है, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एंड सन, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं अपने उनसे हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज जनरेट होती हैं, ठीक है। अब अगर इनके यूजेस की बात करें, ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, तो मेडिकल एप्लीकेशन, स्टरलाइजिंग, किलिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स, फूड स्टफ, डिटेक्शन ऑफ इनविजुअल राइटिंग, फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट etc, इन सब जगह पे इनका यूज होता है, ठीक है। इन सब जगह पे हम डिटेक्ट करने में इनका यूज करते हैं। अब एक्स रेज की बात करें तो एक्स रेज तो आप नाम सुने ही होंगे। 10⁻⁹ मीटर से 6 × 10⁻12 मीटर इसकी वेवलेंथ की रेंज है।
और जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 3 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज से 5 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है एक्स रेज की। ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका ऑर्डर और सीक्वेंस रख के इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई अपनी एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज। अब बात करें इसकी सोर्स की, कि जो आपका जनरेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। एटम्स है, हमारा एटम है, उसमें इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, उनकी वजह से हमारा जो एक्स रे है वो जनरेट होती है, ठीक है। किसी कारण से अगर हमने बाहर से कोई रेडिएशन डाली है और इनर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, तो उसकी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन आएगा इनर साइड में, तो उस वजह से हमारी एक्स रे जनरेट होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, जिससे थोड़ी बहुत एक प्रकार का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। तो जो यूज है इसके, वैसे ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो पूछना भी चाहिए आपको, लेकिन बोलते ही नहीं हो, क्या किया जाए। तो एक्स रे फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें यूज होता है अपना एक्स रे का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है, स्किन डिसीज एंड ट्यूमर में यूज होता है, लोकेशन क्रैक्स में यूज होता है, मेडिसिन की ब्रांच है ये सारी, फिनिश्ड मेटेलिक ऑब्जेक्ट, डिटेक्शन ऑफ स्मगल्ड गुड बैग्स एंड पर्सन, स्टडी ऑफ क्रिस्टल। एक्सरे का यहाँ सब यूज होता है कि अपने स्कैनिंग करते हैं उसमें भी यूज होता है, बॉडी की स्कैनिंग करते हैं ना कहीं कहीं रेलवे स्टेशन वगैरह, वहाँ सब यूज होते हैं इन सब चीज़ों का। अब 7th पॉइंट है जो आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, गामा रेज की जो रेंज है वो दे ओवरलैप द अपर लिमिट ऑफ एक्स रे। एक्स रे की जो ऊपर वाली लिमिट है, यानी कि जो आपकी 10⁻⁹ मीटर वाली है, वो भी ओवरलैप कर जाती है इसमें। तो 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर तक हमारी गामा रेज की रेंज होती है, ठीक है। और जो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है इसमें 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज से 3 इंटू 10⁻22 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद भी एक कॉस्मिक रेज भी आती है, कॉस्मिक रेज जो आपकी सन से जो कॉस्मिक रेज निकलती हैं वो भी आती है गामा के बाद, लेकिन गामा तक ही आपके सिलेबस में है आई थिंक। तो अब देखो जो आपकी यहाँ तक गामा रेज है वो आपकी देख रहे हैं हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, ठीक है। और इसमें आपकी क्या है, जो आपकी वेवलेंथ है वो आपकी बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ज़्यादा है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से गामा रेज निकलती है। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो उसमें एनर्जी अगर अनस्टेबल हो जाते हैं तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। जो एनर्जी लॉस होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो वो जो एनर्जी का लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज होता है, ठीक है। तो आपका जो सोर्सेज है गामा रे का वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें जानकारी इससे मिलती है। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में भी इसका यूज होता है, एस्ट्रोनॉमिकल जो अपनी यूनिवर्स के जो रिसर्च होती है उनमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। ये था आई थिंक अपना गामा रेज तक का पोर्शन जो अपने डिस्कस किए हैं, और यही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिलेबस में है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो मेरे से। सर ये फ्रीक्वेंसी रेंज और जो वेवलेंथ है ये सब याद करनी पड़ेगी क्या? हाँ, ये मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसमें जो स्पेक्ट्रम है ना वो आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का सिंपल तरीका क्या है, जो आपके एक ऑर्डर से हमें चलना है, जैसे रेडियो वेव से शुरू किए और ये गामा रेज पे ख़त्म किए। रेडियो वेव में आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी, वेवलेंथ ज़्यादा होती थी, वो अपोजिट हो जाएगा। गामा रेज के बीच वाली हमें याद करनी है, रेडियो वेव के बाद कौन सी आ रही है, उसके बाद कौन सी आ रही है, वो सब ऑर्डर हमें याद करना पड़ेगा, उसकी रेंज भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अगर डायरेक्ट वो नहीं पूछेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये पूछ लेंगे कि माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट के बीच में कौन सी आती है,
इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। सर ये नोट्स इस पीपीटी की हेल्प से बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पीपीटी की हेल्प से बना सकते हो, लेकिन पीपीटी तक ही सीमित नहीं रहना है। पीपीटी आपका एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट में करके दे रहे हैं, लेकिन अब पीपीटी देने का मतलब यही नहीं कि वही पढ़ लो वही सब कुछ है। नहीं तो पीपीटी देना भी ठीक नहीं है, नहीं तो पता लगे आप उसी की बेस पे एग्जाम देने चले जाओ बोर्ड का, वो भी गलत है। पीपीटी एक प्रकार का शॉर्ट नोट्स हैं जिन्हें पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है, बुक से पढ़ना है आपको, ठीक है। नोट्स बना सकते हो, लेकिन ओके जो सर। डेरिवेशन है ना पीपीटी में, इतने शॉर्ट में डेरिवेशन दिए गए हैं ना, समझने में दिक्कत हो सकती है। तो डेरिवेशन को बुक से पढ़ो, बुक से समझो, ठीक है। वैसे मैं तो समझा रहा हूँ, जहाँ तक समझा रहा हूँ समझ में आ भी रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बुक से समझ सकते हो। चलो ठीक है।